अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुपर फोर में टीम पाकिस्तान का सबसे अहम मैच भारत के साथ है, उस भारत के खिलाफ जो टी20 रैंकिंग में ऐसे टीम नंबर 1 है, जिनके बैटर अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे हैं, जिनके बॉलर वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 पे हैं और जिनके ऑलराउंडर पांड्या नंबर 1 के ऊपर हैं। और सबसे खास बात कि ये वो टीम है जिसके खिलाफ इस बार हार टीम पाकिस्तान को छोड़िए पाकिस्तानी क्रिकेट शायकों को भी नामंजूर है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, अगर इनका बेटर कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, क्या भारत को यू नो हरा सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो पाकिस्तान के तमाम फैंस के। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में बहुत से फैंस अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन मैदान में उतरे, ये उतरे तो शायद बेहतर है। मुझे भारत और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, शायद भारत भी नहीं आएगा। बट पाकिस्तान का मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कुछ आउट ऑफ सिलेबस बना रहे हैं। शायद ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की पाकिस्तान के पास गुंजाइश भी नहीं है और करने भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब 3 बॉलर्स के साथ हम पूरे का पूरा ट्रांजिशन खेले और अब तक एशिया कप में खेले, वो स्ट्रेटजी पहले दिन से गलत है। बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट इस पे बात करते हैं। मेरा भी मानना है कि आप 3 रेगुलर बॉलर और बाकी 8 ओवर ऑलराउंडर से नहीं गुजार सकते हैं। आपको शायद हमारे नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग वाला खाता उनका मुनासिब है, कभी बहुत अच्छे भी कर लेते हैं, बट आप उनको चौथा बॉलर काउंट कर सकते हैं। तो शायद इसलिए ये वाली बहस के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए भी नहीं हो रहा, क्योंकि नवाज एज ए बॉलर थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। मगर आप एक लम्हे के लिए अब देखिए ना, सुपर 4 के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग जिससे थोड़ी सी बेहतर है वो बांग्लादेश है। पाकिस्तान 8वें पे है और वो 9वें पे है, श्रीलंका 7वें पे है और इंडिया पहले पर है। बट मैं 7वें 8वें 9वें में कोई फर्क नहीं देख रहा। मुझे लगता है कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। इन तीनों टीमों का आपस में नेक टू नेक है, मगर इन तीनों से बड़ा पहलवान ऊपर भारत है, जो रैंकिंग वाइज भी 6 स्टेप ऊपर है और वैसे भी हर तरह से उनकी टी20 में हुक्मरानी है और उनकी बॉलिंग बैटिंग सब ज़बरदस्त चल रही है। और अभी भी उनके बुमराह रैंकिंग में इसलिए आपको ऊपर हुक्मरानी करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पिक एंड चूज करते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो खेले ही नहीं है, अब उनको जाकर एशिया कप में खिलाया गया। ऑन द होल टीम का भी अब बात करें, सिर्फ 8 टी20 मैचेस टीम इंडिया ने खेले और पाकिस्तान ने 22 खेले हैं। इस साल की बात कर रहा हूँ, इंडिया ने सिर्फ 8 खेले, हमने 22 खेले, 3 गुना ज़्यादा मैच हमने खेले हुए हैं। और इस बीच में हमारे बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट जो बेहतर था वो गिरा है, एवरेज गिरी है। ऑन द होल बैटर्स बुरी तरह, इसमें भले आप साइम अयूब को ले लें, इसमें आप हसन नवाज, जिनको मैं सबसे ज़्यादा, जिन पे मैं मान रखता था कि यार ही इज़ द बेस्ट वन, वो बुरी तरह से स्पिनर्स के खिलाफ रन नहीं कर पा रही हैं। सलमान आगा, जिन पर बहुत तनकीद होती रही, बट मेरा मानना है कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। आई डोंट नो उनका स्ट्राइक रेट को क्या हुआ, हालांकि वो वनडे और टेस्ट में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, मगर यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट बुरी तरह से गिरा हुआ है, बिकॉज वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे। खासकर इंडिया के खिलाफ अक्षर पटेल ने उनको बुरी तरह से एक्सपोज किया और बाद में वही हुआ जिसका डर था कि वो चलाकर आउट हो गए। लगा था कि प्रेशर पड़ा है, अब ये चलाएंगे, लाजमी चलाएंगे, वही किया और वो आउट हो गया। बट थोड़ी सी कुछ मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि दोनों टीम में बेसिकली फ़र्क क्या है। ऑफ कोर्स ऑन द डे पाकिस्तान अगर चढ़ के खेला तो इंडिया को भी आगे लगा सकता है, मगर कुछ रैशनल स्टैट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अभिषेक शर्मा जो नंबर 1 पर है, उनका स्ट्राइक रेट 198 है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस एशिया कप में अभी तक 3 इनिंग खेली हैं, 30+ की खेली है उन्होंने, मगर धांसू किस्म की, ऑलमोस्ट 200 स्ट्राइक रेट के साथ खेली। सिर्फ 187 एक सिर्फ उनका यूए के खिलाफ था, बाकी सबके खिलाफ 200 के साथ खेले हुए हैं। और कमाल, अगर वो 50 या 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये दूसरी टीम पे अपना मतलब बचत हुई उनकी, अदरवाइज वो अगर 50-100 कन्वर्ट करते हैं तो बहुत हाई रन की तरफ टीम इंडिया जाती है। मगर स्ट्राइक रेट 198 का है। तिलक वर्मा टी20 में चौथे नंबर पर है, स्ट्राइक रेट 150+ का है, शायद 152 का है इनका। सूर्य कुमार यादव, जिनकी 10 इनिंग में, लास्ट 10 इनिंग में सिर्फ 13 की एवरेज बनती है, अगरचे 3-4 में मैच नहीं खेले हैं, 14 मतलब मैचेस अगर काउंट करें, 10 में बैटिंग की है, उसमें इनकी एवरेज 13 की बनती है। स्ट्राइक रेट इनका 116 का है, वैसे उनका बेहतर है, मगर इन आखिरी 10 मैच में 116 का है, मगर रैंकिंग में वो 7वें नंबर पर है। शुभमन गिल, जो कि इनके टेक्निकली मुझे लगता है सबसे साउंड बल्लेबाज है, मगर टी20 कम खेलते हैं, रैंकिंग 39 की है इनकी। और बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 पर हैं, बिश्नोई जो कि हिस्सा नहीं है वो 8वें पर हैं, अक्षर पटेल 12वें पे हैं और अर्शदीप 14वें पे हैं। ये इनका है। उसकी वजह ये हो सकती है कि पूरे साल में 8 मैच खेलें, 7 माह के बाद टी20 का ये कोई टूर्नामेंट खेलें। पाकिस्तान का देखें, जो टी20 बैटिंग में जो थोड़ी बेहतर पोजीशन पे है, टॉप 10 में छोड़िए, टॉप 20 में कोई नहीं है, मगर जो फर्स्ट बेहतर आते हैं वो टीम का हिस्सा नहीं है। वो बाबर आजम 26वें नंबर पर हैं और रिजवान 33वें पे हैं। ये कभी दोनों नंबर 1 पे हुआ करते थे। साइम अयूब 46 नंबर के ऊपर हैं, हसन नवाज 47th के नंबर पर हैं और ये वाहिद बल्लेबाज, वाहिद नहीं है मतलब, वैसे तो कप्तान भी, 3 बल्लेबाज ऐसे हैं, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और सलमान आगा, जो लगातार खेलते आ रहे हैं। और ये हसन नवाज ने कोई मैच मिस नहीं किया है।
और इनकी स्ट्राइक रेट बेहतर थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गिरती आ रही है। उसकी एक वजह ये ज़रूर है कि थोड़ी पिचेस भी ऐसी थी, जैसे आपने 3 मैचेस खेले बांग्लादेश में, वहाँ पे भी ज़्यादा रन नहीं थे। शारजा वाला जो ट्राई नेशन सीरीज़ उसमें भी हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, इवन के वेस्ट इंडीज़ वाला भी। मगर जिस बुरी तरह से वो स्पिनर्स को खेल रहे हैं, इतना बुरा हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उनको। शारजा फरहान 55th नंबर के ऊपर हैं और आगा 67th नंबर पर है, यानी आपका कप्तान 67 यानी 67 नंबर पर है और सूर्य कुमार 7th नंबर पर हैं। 60 नंबरों का फ़र्क है। हालांकि मैचेस आगा ने अच्छे खासे खेल लिए, मगर ये रैंकिंग जो है पिछले 2-3 साल से काउंट हो रही होती है, जो कि आगा ने नहीं खेले थे। सो अब कैप्टन बने तो खेल रहे हैं, ये एक फ़र्क आप कह सकते हैं। मगर ऑन द होल रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैच नहीं है। अब पाकिस्तान की बॉलिंग देखें, सुफियान मुकीम है, अगरचे टॉप 10 में नहीं है, मगर 11th पोजीशन के ऊपर वो ज़रूर हैं। आई डोंट नो उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। अब्रार 16वें नंबर पर हैं, 16th नंबर पर। शहीन शाह अफरीदी 27 पर हैं, मोहम्मद नवाज़ 33rd नंबर पर हैं और हारिस रऊफ़ 37 पर हैं। सो टॉप 10 में कोई नहीं है। एक सुफियान है जो 11वें पे है, दूसरा स्पिनर आपका 16वें पे अबरार है। उनमें से शायद मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान, चूँकि हारिस रऊफ़ को लास्ट टाइम खिलाया, तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि हम सुफियान को बिठाएंगे और अबरार के साथ जाएंगे। वो प्लेइंग 11 के ऊपर बात करते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर हैं और साइम अयूब हमारे नंबर 6 पर हैं। ये कंपैरिजन है बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर सबका। टीम कंपैरिजन मैंने कब बता दिया, उनकी नंबर 1 पर है, हमारी 8वें नंबर के ऊपर है। सो ये एक डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडिया का प्लेइंग 11 देखें, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अपने प्लेइंग 11 में जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खिलाया था उसमें कोई चेंज करेंगे। जो लास्ट मैच खेले उसमें जो 2 चेंज हुई, वही 2 चेंजेस वापस आएंगे। मिसाल के तौर पर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को ओपन करता हुआ हम देख सकेंगे। सूर्य कुमार यादव मोस्ट प्रोबेबली वन डाउन, या तिलक वर्मा, दोनों में से कोई एक वन डाउन आएगा। फॉर इंस्टेंस सूर्य आता है तो चौथे नंबर के ऊपर तिलक वर्मा आएंगे, 5वें के ऊपर पांड्या आएंगे या संजू आएंगे, छठे में संजू या पांड्या स्विच कर देंगे, डिपेंड्स ऑन के उनकी क्या चल रहा है, मामला क्या चल रहा है। और 7वें पे शिवम दुबे हैं, 8वें पे अक्षर पटेल है। सो 8 तक अगर उनकी बैटिंग देखें, मैं आगे नहीं आता, मैं 8 तक अपनी बैटिंग के ऊपर आ रहा हूँ, या 7 तक रख लीजिए शिवम दुबे तक। अब हमारी 7 बैटिंग देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा स्विच करना चाहिए हमें। साइम चूंकि ऊपर रन नहीं कर रहे, 3-0 हो चुके, इनको वन डाउन में ले आना चाहिए। ओपन में हमारे हारिस और साहबजादा फरहान है। अगर आपने साइम और साहबजादा फरहान भी रखने, वो भी ओपनर तोड़ लें और उनके भी तोड़ लें, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। अब किसी तरह से भी कंपैरिजन करेंगे, रैशनल अप्रोच है कि बहुत मुश्किल से बनेगा। पाकिस्तान को एक चीज़ ही ऊपर लेके आ सकती है और वो खुद खिलाड़ियों की अपनी इंटेंट है, अपनी मर्जी, अपनी दलेरी है, अगर वो कुछ करेंगे तो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाकी कुछ हमारे क्रिकेटर्स का भी कसूर नहीं है, इनको भी कंसिस्टेंसी वो नहीं मिली जो भारत में मिल जाती है क्रिकेटर्स को। खैर, इस लॉट को थोड़े मैचेस मुसलसल मिल रहे हैं, जैसे साइम जो है 42 मैचेस हैं, 8-0 हैं, 11 दफ़ा 10 से भी कम रन हैं उनके। सो उनको तो कंसिस्टेंसी ठीक ठाक मिली है। हसन नवाज को भी आखिरी 14-22 मैच जो हैं वो लगातार मिल गए हैं, मोहम्मद हारिस को भी मिल रहे हैं। तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं, कुछ इनको भी खुद करना है, अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा मिली है इनको। और वैसे आप तराजू में तोलेंगे, लाइक उनके ओपनर्स अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, आपके साइम या मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान। मुझे एक प्लेयर पाकिस्तान का थ्रेटिंग लगता है फॉर इंडिया, वो है साहबजादा फरहान। ये नहीं कि लास्ट मैच में वो खेले हैं, उसमें तप्पड़ हैं लड़के में, वो छक्का भी मार सकता है, वो चौके भी, स्लॉगिंग पूरी कर सकता है। अगर वो टाइमली इंडिया नहीं पकड़ता तो ये जितना डिफरेंस है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि एक मैच एक प्लेयर चल जाए मैच बदल सकता है, तो साहबजादा फरहान में वो गुर हैं कि वो मैच बदल सकते हैं। मगर उनको अपनी स्ट्राइक रेट थोड़ी बेहतर करनी है, जो उनकी होती है वैसे उनकी इंडिया के खिलाफ मैच में हमें नज़र नहीं आई थी, वो उनको यहाँ पे बेहतर करनी है। और अगर खुदा ना खास्ता साहबजादा फरहान जल्दी पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि साइम ऑलरेडी नहीं चल रहे, मोहम्मद हारिस आर्यन नहीं चल रहे, फ़खर समान 250s आई हैं लास्ट 2 सीरीज़ के अंदर, मगर बड़ी टीम के खिलाफ ड्यू हैं। सलमान आगा से रन नहीं हो रहे हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग पॉइंट ज़रूर है। फिर नंबर 3 पे मेरे ख्याल में साइम होने चाहिए, नंबर 4 पे फ़खर होने चाहिए। तो हमारे 2 वन डाउन और 2 डाउन ये बनते हैं, जबकि उनके तिलक वर्मा और सूर्या बनते हैं। शायद इसमें फ़खर का मैचअप बनता हो, बाकी साइम का मुझे नहीं लगता बनता है। फिर 5वें पे हमारे सलमान अली आगा आ जाते हैं, वहाँ पे पांड्या आएंगे या मे बी संजू सैमसन आएंगे। तो प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करें तो शायद उनका पलड़ा थोड़ा बेहतर बन। फिर हमारे मोहम्मद नवाज़ आ जाते हैं, उनके शिवम दुबे आते हैं। ही इज़ द वेरी गुड बैटर के स्पिन, मतलब स्मैशर ऑफ स्पिनर्स कहा जाता है। बाकी बॉलिंग एज में नवाज़ को थोड़ा एडवांटेज है, मुझे नहीं लगता संजू सैमसन बॉलिंग का कहीं पे एज लेते हों। हाँ, आप करते हैं 1-2 ओवर, यूएई के खिलाफ विकेट्स भी ले गए थे, बट इतने थ्रेटनिंग नहीं एज ए बॉलर जितने नवाज़ हैं। सो ये एक चीज़ है। अब पाकिस्तान के साथ मैंने आपको गिना दी, अब 8वें पे आते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक चेंज करनी चाहिए, अगरचे मैं खुद मानता हूँ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आना, बट एक चेंज के साथ आ सकते हैं, वो है हुसैन तलक। वो क्यों, सुन लीजिए। वैसे मैं मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम भी ऑप्शन आपके पास आ सकती है, अगर चूंकि पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, 3 रेगुलर बॉलर के साथ आएगी, तो 3 रेगुलर बॉलर में से इनके पास हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी हैं, क्योंकि हारिस के बगैर अब नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अब जाएंगे, हारिस को खिलाएंगे। तो अगर हारिस को खिला रहे हैं, इन केस
क्योंकि फ़हीम नहीं खेलेंगे, हारिस को खिलाएंगे। तो सुफियान मुकीम को ये इसलिए नहीं लेंगे क्यों 8 तक इनको बैटिंग लेनी है, फिर ये खुशदिल वाली ऑप्शन पे जाएंगे जैसे कि लास्ट मैच में इन्होंने किया था। बट मुझे लगता है खुशदिल से बेहतर है अगर आप हुसैन तलत वाली ऑप्शन में चले जाएँ। उसके 2 फ़ायदे होंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्पिन वाली ऑप्शन है, आपके पास साइम भी है, आपके पास कप्तान भी है सलमान आगा, वो भी स्पिन कर सकते हैं। 2 रेगुलर स्पिनर ऑलरेडी आपके पास होंगे नवाज़ और अबरार की सूरत में, इन केस सुफियान नहीं भी होते हैं। तो अगर आप खुशदिल के साथ जाते हैं तो आपको लेफ्ट आर्म स्पिन की ऑप्शन मिलती है, मगर आप हुसैन तलत के साथ जाएंगे तो आपको मीडियम पेसर की ऑप्शन मिलेगी जो इंडिया के पास शिवम दुबे की सूरत में है। इन केस थोड़ा सा भी ड्यू फैक्टर आता है और आप डिफेंड कर रहे हैं तो एक मीडियम पेसर आपको और चाहिए होगा, अदरवाइज हारिस और शहीन है, एक मीडियम पेसर की कमी रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि उस तरह से वो मीडियम पेसर की कमी भी पूरी हो सकती है और शायद मेरा ख्याल है कि हुसैन तलत स्पिनर को थोड़ा बेहतर खेलते हैं। अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल शाह बड़ा अच्छा खेले थे और मैं उन पर बिलीव रखता हूँ, बट इस कंडीशन में जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास स्पिन बैट्समैन विद स्पिन ऑप्शन ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे आपके पास बैट्समैन विद मीडियम पेस ऑप्शन आपको अवेल करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आप अगर हुसैन तलत के साथ जाएंगे शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगी। मगर पाकिस्तान अब देखते हैं क्या जाता है। हुसैन तलत भी बैटिंग ऑलराउंडर हैं, खुशदिल भी बैटिंग ऑलराउंडर है, मगर हुसैन तलत में ये है कि खुशदिल थोड़ा सा स्लॉग बेहतर कर सकते हैं शायद। हुसैन तलत का ये है कि आप उसको चौथे नंबर पे बैटिंग अगर दें, इवन वन डाउन पे भी दें, तो आपकी स्टे भी देंगे, वो जो हमें एक चाहिए होता है थोड़ा सा। बट स्ट्राइक रेट वाला मामला ज़रूर आ जाता है कि नीचे सलमान आगा भी स्लो खेल रहे हैं और अगर ये भी स्लो खेल देंगे तो फिर ये है। अब उसके नंबर क्या बन सकता है हुसैन तलत का, वो ज़रूर क्वेश्चनेबल है क्योंकि वो नीचे छठे सातवें पे नहीं खेल सकते हैं, उनके टॉप 5 में से किसी पे खिलाना पड़ेगा। वो इनिंग बिल्ड करते हैं फिर हिट कर पाएंगे, आके छठे सातवें नंबर पे आपको स्लोगिंग दे दें, उनके पास ये गियर अमूमन दिखाई नहीं देता। अब हो या ना हो वो वक्त की बात है। आई डोंट नो कि उनके साथ जाते भी नहीं जाते, बट मेरा ख्याल है हुसैन तलत के साथ जाएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगी कि आप तीसरा मीडियम पेसर मिल जाएगा, जैसे इंडिया के पास बुमराह पांड्या के साथ शिवम दुबे वाली ऑप्शन है, तो आपके पास भी मिल जाएगी। बाकी आपके पास हारिस है, अबरार और शहीन है, ये पूरा प्लेइंग लेवल बन जाता है। और यही है, थोड़ी बहुत स्विचिंग करके आप अच्छा मुकाबला कर सकते हैं, मगर आप बैटिंग वर्सेस बैटिंग करें, बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग करें, किसी में भी हमारे उस सांचे में नहीं आते जहाँ पर भारतीय खड़े हैं। ये एक रैशनल सच है, मगर हम फिर भी हरा सकते हैं। इस T20 गेम अगर ओमान उनको टफ टाइम दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी और उससे भी ज़्यादा मैटर करेगी टॉस पर आपके कप्तान की बॉडी लैंग्वेज। अगर छाती चौड़ी करके खड़ा होया तो समझ लीजिएगा आज खिलाड़ियों का रूप भी कुछ और होगा इंशाल्लाह। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।